उन्होंने मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपा। ये लाइन किसी जंग के मैदान से आई ललकार से कम नहीं लगती। और देखा जाए तो इस वक्त हमारे देश का माहौल भी किसी बैटलफील्ड से कम नहीं है। ये बैटल जो इंडिया में देखी जा रही है तब से शुरू हुई जब से इंडिया में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को इम्प्लीमेंट किया गया है। देश के हर कोने और स्टेट में कई तरह के वायलेंस इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। कुछ तो ऐसे और इतने बड़े हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचे हैं। ऐसे में जहां उम्मीद होती है कि हमारे देश के नेता और सिस्टम शांति बनाए रखने में हेल्प करेंगे और देश फिर से अपने स्टेबल फॉर्म में आ पाएगा, वहीं इसका उल्टा ही देखने को मिल रहा है। बात इतनी बिगड़ गई है कि अब जुडिशरी और जजेस तक को क्रिटिसाइज किया जा रहा है उनके पास्ट और प्रेजेंट ऑर्डर्स के लिए। व्यूअर्स, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी 70+ पिटीशंस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करते हुए पेंडिंग है, लेकिन कोर्टरूम से बाहर भी एक अलग जंग है जिसने इस मुद्दे पर सबको जकड़ा हुआ है। क्या इंडिया में अगली रिलीजियस वॉर देखने को मिल सकती है? आपको बता दूं कि एक रीसेंट डेवलपमेंट में तलकातोरा स्टेडियम दिल्ली का माहौल काफी गर्म था। सेव वक्फ कॉन्फ्रेंस के स्टेज पर न सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बल्कि पूरे मुस्लिम लीडर्स और ऑपोजिशन पार्टीज का जोश दिखाई पड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा अटेंशन खींच लिया AIMPLB के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फजलुर रहीम के एक एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट ने। उन्होंने कहा, "They have stabbed Muslims in the back. I appeal to all Muslims and justice-loving citizens to identify these parties which stand in opposition to the Constitution. They should either force the government to withdraw the act or get ready to face opposition from us everywhere." आपको बता दूं कि ये तीर सीधा NDA के उन नेताओं के लिए था जिन्होंने पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन किया था, जैसे कि नीतीश कुमार फ्रॉम JDU, चंद्रबाबू नायडू फ्रॉम TDP, चिराग पासवान फ्रॉम LJP-RV, अजीत पवार फ्रॉम NCP और जितन राम मांझी फ्रॉम HAMS। रहीम ने इन सब पर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ गद्दारी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ये कानून संविधान के खिलाफ है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। सबसे सरप्राइजिंग बात ये रही कि इस कॉन्फ्रेंस में BJP के पुराने सपोर्टर्स शिया क्लेरिक कल्वे जाबिद भी शामिल हुए। अब जाबिद का वहाँ होना एक बड़ा पॉलिटिकल सिग्नल था। क्या वो अपने स्टैंड से पीछे हट रहे हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, रहीम ने वार्निंग भी दी कि सेंटर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर मीर जफर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, जो देखने में तो अपने लगते हैं लेकिन असल में दुश्मन के हाथ में खेलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के चैलेंज पर सुनवाई को 5 मई तक के लिए टाल दिया है। सरकार से ये एश्योरेंस लेने के बाद कि वो वक्फ प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग वक्फ बाय यूजर को डी नोटिफाई नहीं करेगी और वक्फ बोर्ड्स और काउंसिल में कोई नई अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगी। लेकिन रहीम ने इस इंटरिम रिलीफ को भी नाकाफी बताया। उन्होंने गुस्से में कहा that we will continue this fight till our last breath। साथ ही उन्होंने हिंदू और नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज को भी इनवाइट किया है कि वो इस डिस्क्रिमिनेटरी लॉ के खिलाफ इस संघर्ष में शामिल हो। इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये था कि कॉन्फ्रेंस में मौजूद समाजवादी पार्टी के MP धर्मेंद्र यादव ने भी अपनी टोन को और इंटेंस बना दिया जब उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से फुल सपोर्ट का वादा करते हुए बोला, "Be it Deve Gowda in Karnataka, Nitish और जयंत चौधरी, you should pledge to teach them a lesson through politics. Start with the Bihar elections so that they will not dare to fight against anybody's right." RJD के MP मनोज कुमार झा ने इस इशू को सिर्फ मुस्लिम तक सीमित नहीं रखा, claiming that the fight was not confined to Muslims and that every Indian was rallying behind them। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंटरिम रिलीफ्स के लिए शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन ये भी बोला that however there are several clauses, sections and subsections on which we want clarity। Former BSP MP सलीम अंसारी ने तो सीधा बोला कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को उत्तर प्रदेश में भी एंटी लॉ कैंपेन चलाने चाहिए। इसी बीच AIMIM चीफ असानुद्दीन ओवैसी ने BJP के एक MP के स्टेटमेंट पर अटैक किया, जिसमें उन्होंने पूछा था कि मुस्लिम कंट्रीज में वक्फ का क्या कॉन्सेप्ट है। ओवैसी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को, जो उस वक्त सऊदी अरेबिया के दौरे पे हैं, उनसे अपील की दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ एग्जिस्ट इन एवरी मुस्लिम कंट्री, बी इट अ डेमोक्रेसी और मोनार्की, ही सेड। I urge Prime Minister Narendra Modi, who is on a 2-day visit to Saudi Arabia, to inquire about the matter with Crown Prince Mohammed bin Salman। ओवैसी ने BJP के वक्फ एक्ट पर 16 पेज की बुकलेट और 4 पेज के पैम्पलेट को a bunch of lies बताया और सरकार पर एक जबरदस्त इल्जाम लगाया। He said the center had brought this legislation not to protect वक्फ but to make वक्फ land grabbers into their owners। जहां एक तरफ मुस्लिम कम्युनिटी और ऑपोजिशन लीडर्स वक्फ एक्ट के खिलाफ अपना विरोध साफ दिखा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ अर्जुन राम मेघवाल ने भी अपनी तरफ से बयान दिया है। उन्होंने बिल को कॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए कहा, "Several leaders have been saying that this bill is not as per the constitution and parliament has no right to pass it. I would like to ask all of them, in 1954 which parliament passed the Waqf amendment bill?
Then, in 1995, the Waqf Amendment Bill became an act. There were amendments to that act. So which parliament did this and under what provisions? Then again, in 2013, the same was also done. Now, since Prime Minister Modi has brought this up, they are raising questions. The bill was passed in 2025, has been done as per the constitution and the parliament has the right to pass it. उन्होंने जनता को मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन से बचने की सलाह दी, ये कहते हुए that the public should be alert to these types of people who try to mislead. All these people are spreading rumors. We, the leaders of BJP, have taken up the responsibility of explaining to the public what this act is, and our party people are doing this work of elaborating to the public about this act. जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा that the country should run according to the constitution and not based on a party manifesto, तो मेघवाल ने इसका तुरंत जवाब दिया, ये कहते हुए that we are taking all these actions as per the constitution. Some of the statements I have heard suggest that the government is interfering in religious matters. So I want to clarify that the Waqf Amendment Act is not connected to religious matters. The duty of the Waqf Amendment Act is to manage the property of the Waqf. They are trying to mislead the public of the country. हालांकि इस हाजिर जवाबी के बावजूद AIMIM के चीफ असानुद्दीन ओवैसी ने अपना स्टैंड छोड़ा नहीं है और मीडिया से इंटरैक्ट करते हुए उन्होंने लॉ मिनिस्टर पर ही वार कर दिया और कहा किए और उनका कानून वापस हुआ, तो हमको भी इसी तरह से इखलास के साथ मेहनत करने की जरूरत है। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री जो है उन्होंने कहा है कि वक्फ बिल में कई बार तरमीम हुई है, 2013 में ही, उससे पहले हुई। एक बार सुनिए, 2013 में अर्जुन मेघवाल बीजेपी में थे, उन्होंने उसको यूनानिमस पास किया था जिसमें अडवाणी थे बैठे हुए, लेट सुषमा स्वराज थी। 2013 वक्फ बिल वॉज पास यूनानिमसली इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो अब कैसे बदल गया? अब उसमें जब अच्छा था अब कैसे खराब हो गया? सर, और जो जयदीप धनखड़ है उन्होंने एक बार फिर संसद में कहा है कि संसद जो है वो सर्वप्रिय है, उससे ऊपर देखिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट वो उनकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर है और पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट भी है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है। इसलिए हमारे देश के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स में लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। तो उसमें आप ये नहीं बोल सकते, आप डिक्टेट तो नहीं कर सकते। अगर आप कोई कानून गलत बनाएंगे, अगर आप किसी संविधान के आर्टिकल का गलत इस्तेमाल करेंगे तो जुडिशरी बीच में आएगी। क्यों नहीं आएगी? अब मैं कहां जाऊंगा फिर? अरे बोल दिए ना मैडम, अभी ऐलान किया ना। अब आपको याद तो होगा ही कि अप्रैल 2 और 3 को लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की अप्रूवल के बाद कानून बन चुका है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम लीडरशिप कह रही है कि ये सिर्फ शुरुआत है। क्या आपको भी ये देखकर लगता है कि बैटलफील्ड अब कोर्ट रूम से सड़कों और बैलेट तक पहुंचने वाला है? शेयर योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग अस।